अब हम देखेंगे सेक्शन 12 की ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरीज, मतलब इनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द सेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द बैंकिंग कंपनी। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है फ्रॉम द चाहे तो ट्रांजैक्शन डेट से ले लो या फिर मतलब कि जब ट्रांजैक्शन होना बंद हो गया या अकाउंट क्लोज हो गया, विच एवर इज़ लेटर, 5 साल के लिए रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही करना है। और ये उससे इन्फॉर्मेशन यदि कभी भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो वो फर्निश करेगा डायरेक्टर को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। इन्हें वेरीफाई करनी होगी आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, आइडेंटिफाई करने होंगे बेनिफिशियल ओनर को, और इन्हें ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। इन्हें क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर दोनों के ही रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। अब पावर ऑफ द डायरेक्टर है टू इम्पोज, इसमें एक और सेक्शन है सेक्शन 11, सेक्शन जो हमारा सेक्शन 11 है जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी पर रिपोर्टिंग एंटिटी थी। ये ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं अंडर दी आधार, ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकती है आधार से। ये पासपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब आधार दिखाना कंपलसरी नहीं है लेकिन आधार है तो आधार से भी करवा सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग एंटिटी को कोई भी कोर बायोमेट्रिक ऑपरेशन इंफॉर्मेशन या कोई भी आधार नंबर स्टोर नहीं करना होगा। इन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी यदि ये ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो आधार नंबर एंड को बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ये लोग रिकॉर्ड या स्टोर नहीं कर सकते। सेक्शन 13 में पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज द फाइन, यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन वो रिपोर्टिंग एंटिटी फर्निश नहीं करता है तो उस केस में फ़ाइन दिए मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख। एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की गई है रिपोर्टिंग एंटिटी को फॉर डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब कि उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, लेकिन यदि वो डायरेक्टर वगैरह को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके लिए उन पर कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कोई भी प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जाएगी, कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट शुरू नहीं की जाएगी। मामला में हमारी जो एक चेन बनती है अथॉरिटीज़ की, वो बनती है इस तरीके से कि पहला तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से रिपोर्ट जाती है एजुकेटिंग अथॉरिटी को, एजुकेटिंग अथॉरिटी से हम जब अपील करेंगे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को करते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाती है वो अपील। ठीक है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग एंटिटी का केस है, रिपोर्टिंग एंटिटी का केस होता है तो एजुकेटिंग जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है डायरेक्ट उससे जो अपील की जाएगी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को की जाएगी, मतलब यहाँ पर एजुकेटिंग अथॉरिटी वाली अथॉरिटी जो है मिसिंग होगी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है इन केस ऑफ बैंकिंग, लेकिन इन केस नॉर्मल केसेस में पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से एजुकेटिंग अथॉरिटी से फिर जो जाएगी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को जाएगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल से फिर हाई कोर्ट। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट इस तरीके से बने हुए हैं। जब अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करनी है तो सेक्शन 26 में होगी। सेक्शन 26 में अपीलेट ट्रिब्यूनल को करनी होगी विद इन 45 डेज़, और एक्सटेंशन भी मिल सकता है विद इन 45 डेज़ का। 45 डेज़ का एक्सटेंशन नहीं है, मतलब एक्सटेंशन प्रोवाइडेड है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं 45 डेज़ प्लस एक्सटेंशन, यदि वो वैलिड रीज़न होता है कि कंटिन्यूशन ऑफ डिले क्या था उस वजह से, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन को एंड कर सकता है। ऑर्डर हमें देना होगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग अपील। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास टाइम होगा कि उसे 6 मंथ के अंदर ऑर्डर देना होगा, 6 मंथ के अंदर ऑर्डर देना होगा। तो हमारी अपील होगी 45 डेज़ प्लस एक्सटेंशन टाइम पीरियड भी मिल सकता है और 6 मंथ के अंदर ऑर्डर पास करना होगा। जब पनिशमेंट वगैरह के केसेस होते हैं तो जब मतलब कि तो उसमें हमारे स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे, तो स्पेशल कोर्ट पे हमेशा क्रिमिनल प्रोसीजर की लग जाती है, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल वगैरह पे इन पे सिविल प्रोसीजर की लगती हैं। तो जब पनिशमेंट वगैरह हो गई, जेल वगैरह हो गई, तो स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अब अपील टू हाई कोर्ट होती है इसमें सेक्शन 42 में। तो कोई भी पर्सन एंग्री विद द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल तो विद इन 60 डेज़ वो अपील करेगा हाई कोर्ट को। आफ्टर 60 डेज़ भी अपील ली जा सकती है यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए इस केस में, और हाई कोर्ट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उसे कितने टाइम में ऑर्डर डिस्पोज करना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा हो एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स अंडर द यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ द लॉ। 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, तो वो एज एन एडवोकेट तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। मामला में सेक्शन स्पेशल कोर्ट के जो प्रोविज़न कवर है वो सेक्शन 43 से 47 के अंदर कवर है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट तब तक किसी मैटर को ऑर्गेनाइज नहीं जब तक कि कंप्लेन ना की गई हो डायरेक्टर के द्वारा या कोई ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज इन राइटिंग इन दिस बिहाफ।
तब तक वो खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में एक एग्रीमेंट किया जाता है कि मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय सीजी विद गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू ट्रीटी। तो इसमें जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर की हो तो हम मंगा सकते हैं, तो हम मंगा सकेंगे। बाहर से इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे तो इन्वेस्टिंग ऑफिसर जो है एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट इशू करेगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। इस तरीके से सेक्शन 57 में गिवन है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट इशू करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। और इन द सेम केस जब वहाँ से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया की चाहिए होगी तो पहला लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वो लोग देंगे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वो सीजी और कोर्ट के पास आएगा। सीजी और कोर्ट जो सीजी और कोर्ट को दिया जाएगा उनकी फॉरेन कंट्री की जो भी होंगी, और वो हमारी कंट्री के सीजी को देंगे और सीजी स्पेशल कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और हिंदी अथॉरिटी को। अच्छा, पनिशमेंट फॉर वैक्सिटेशियस सर्च सेक्शन 62 में यदि कोई विदाउट एनी रीज़न के अथॉरिटी विदाउट रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग सर्च एनी बिल्डिंग और प्लेस डिटेन एनी और अरेस्ट एनी पर्सन, तो उस केस में पनिशमेंट है 2 साल और फाइन 50,000 और बोथ। तो पनिशमेंट 2 साल की हो सकती है या 50,000 का फाइन लग सकता है या बोथ। तो या और यही केस पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए, यदि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो भी 2 साल की जेल हो सकती है और फाइन 50,000 और बोथ। पामला का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, पामला किसी भी एक्ट पे ओवरराइड कर जाएगा। और यदि डेथ हो जाती है या कोई भी इंसॉल्वेंसी हो जाती है उस पर्सन की, तो जो केस है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल असाइनी के शैल कंटिन्यू देन दे शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, तो वो लोग प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि हम रिफ्यूज़ करते हैं टू साइन स्टेटमेंट और समन इज़ इशूड एंड नॉट अटेंड, यदि हम कोई स्टेटमेंट साइन नहीं करें या समन इशू होगा और हमने अटेंड नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी 500 रुपये विच में एक्सटेंड टू 10,000। पेनल्टी 500 रुपये की है विच में एक्सटेंड टू 10,000। सेक्शन 63 में यदि हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल की और फाइन 50,000 के, और हम साइन स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं और समन इशू किया है वो अटेंड नहीं किया तो पेनल्टी 500 रुपये विच में एक्सटेंड टू 10,000। तो ये सेक्शन 63 में है। सेक्शन 62 वैक्सिटेशियस सर्च के लिए है, ठीक है। और सेक्शन 30 और सेक्शन 63 की यदि हमने पेनल्टी जो है 6 महीने के अंदर पे नहीं की तो डायरेक्टर जो है मे प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सेट पर्सन इन द सेम मैनर एज प्रिस्क्राइब इन इनकम शेड्यूल 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द एरिया एंड ही शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। उसके पास सारी पावर्स पहुँच जाएंगी टैक्स रिकवरी ऑफिसर की। तो ये है हमारा पामला का चैप्टर।